बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स की समरी को डिस्कस करेंगे कि समरी के कंपोनेंट्स क्या हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एग्ज़ाम्स के लिहाज से। और ये वीडियो जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और एसएनसी की बुक को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। कोटेशंस, इस लफ्ज़ को कोटेशंस की बजाय कोटेबल कोट्स भी लिखा जाता है। कोटेबल कोट्स, QUATABLE और QUOTES। कोटेशंस भी ठीक है, कोट्स भी ठीक है, कोटेबल कोट्स या कोटेबल कोटेशंस भी ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टाइप वो है कि आपने किसी के अल्फाज को किसी किताब से कोई एक्सक्रप्ट लिया है, कोई लाइन ली है, तो वो हूबहू वही के वही लफ्ज़ लिख दिए जाएं और इन्वर्टेड कॉमास उसके इर्द गिर्द डाल दिए जाएं, जैसे यहाँ पे किया गया या यहाँ पे किया गया। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये एग्जैक्ट वही अल्फाज हैं जो राइटर ने किसी ने लिखे थे, किसी किताब से लिए, किसी नज़म से, कहीं से भी। आप कुरान मजीद में से लेते हैं तो उसकी जो आयत होती है उसका अगर तर्जमा लिखें तो उसको भी कोटेशन के मार्क्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। जो डायरेक्ट कोटेशन तो एग्जैक्ट हो गई, और इनडायरेक्ट कोटेशन है जो हमारे यहाँ कहीं नज़र नहीं आएगी। इनडायरेक्ट कोटेशन है कि किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज बनाकर आप किसी टेक्स्ट के अंदर लिख दें, और साथ में उसके ज़रूरी होता है, ये किसी भी टाइप की कोटेशन हो, साथ ज़रूरी होता है कि ये कहा किसने है, उसका नाम, उसके काम का नाम, रेफरेंस लिखना ज़रूरी होता है। नहीं लिखेंगे तो ये सारा कुछ जो है ये प्लेजरिज्म में आ जाता है, जिसे उर्दू में सरका कहते हैं, यानी आपने चोरी किया है किसी का मटेरियल जो है। तो इनडायरेक्ट कोटेशंस चूंकि नॉर्मली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स लिखते नहीं हैं, या उनकी कोई अवेयरनेस नहीं है, या फिर किसी एजुकेशनल लेवल पे उसकी टीचिंग नहीं है, तो हम फिर सिर्फ लेके आएंगे डायरेक्ट कोटेशंस। और डायरेक्ट कोटेशंस की भी दो टाइप्स हैं, एक है इनलाइन कोटेशन और दूसरी है ब्लॉक या बॉक्स, ब्लॉक या बॉक्स कोटेशन। इनलाइन कोटेशन ये है कि किसी के अल्फाज को आपने कुछ लिखा हुआ है, लिखते जा रहे हैं, दरमियान में आपने कोई रेफरेंस देना है, कोई कोटेशन देनी है, तो आपको वो नाम याद आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक सुडो टेक्स्ट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए लिखा, और आगे मैंने कोटेशन देनी थी, तो यहाँ पे राइटर का नाम चार्ल्स डिकन्स सेज, एग्जैक्टली उस तरह से लिखें। और फिर हैव ए हार्ट दैट नेवर हार्डन्स and a temper that never tires and a touch that never hurts, और आगे वो कोटेशन लिख लें और इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये भी किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स ब्लू इंक से लिखते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ब्लैक इंक से लिख दें, आप इसको मार्कर से लिख दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन इन लाइन लिख दें, ये हो सकता है, ये ताकि आपकी कोटेशन जो है वो नुमायाँ हो जाए। वरना एज सच कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप इसको अलग कलर में लिखें, अलग साइज में लिखें। लिख देंगे तो खराबी भी कोई नहीं है, मना नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको एक डिफरेंट कलर की इंक में लिख दें जो एग्जाम में परमिटेड होती हैं। और हमारे यहाँ एग्जाम्स में दो कलर्स, और बाद ब्लैक कलर को भी वो कहते हैं कि ना करें। तो आपके पास एक मार्कर होता है, एक पेन होता है, पेन से आप नॉर्मल लिखते जा रहे हैं, दरमियान में ब्लू मार्कर से ये कोटेशन लिख लें। और कोटेशन लिखते वक्त ख्याल रखें कि ये एक नुमायाँ हिस्सा होता है, इसमें से गलतियाँ ज़्यादा निकलती हैं, इसी को पढ़ेगा, इसी में अगर आपने कोई गलतियाँ की हुई तो वो पकड़ी जाएंगी। इसलिए इसको इस तरह से लिखना है कि इसमें कोई गलती ना हो। तो इनलाइन कोटेशन की बात कर रहा था, टेक्स्ट के साथ ही फ्लो में ही आगे आ जाती है, और इसके बाद फिर मैंने एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा उसी तरह से, और फिर एक और कोटेशन लिखी है, जॉन कीट्स टेल्स, पोएट का नाम, आप नाम का वो वाला हिस्सा जो दुनिया जानती है, मशहूर है, वो लिख दें, काफ़ी है। गालिब कहते हैं, इकबाल कहते हैं, मीर कहते हैं, तो ये काफ़ी हो जाता है। इसके लिए ये नहीं है कि पूरे का पूरा नाम आप लिखें, वो
ज़रूरी नहीं है, लिख दें तो अच्छी बात है, ना लिखेंगे तो भी ठीक है। कीट्स बताते हैं जी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। यहाँ पे ये एक नज़म में से लिया गया, यहाँ पे इस ऑल पे जाके ये एक लाइन ख़त्म हो जाती है नज़म की, वो और अगली लाइन शुरू होती है, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो ये स्लैश है, ये सिंबल है कि आप एक पोएम के पीस को कोट कर रहे हैं और यहाँ पे उसका एक लाइन ख़त्म हुई है और यहाँ से आगे दूसरी लाइन शुरू हो रही है। तो अगर आप 4-5 लाइनें भी लिख रहे हैं, जहाँ पे भी लाइन ख़त्म होगी वहाँ पे आप स्लैश डालेंगे, लिखते जाएं और लाइन में लिख दें, आप पूरी नज़म लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारी ब्लॉक कोटेशन आ जाती है, जो हमारे यहाँ कोटेशन देखी जाती है, मानी जाती है, ये ज़्यादा कॉमन है। इसको बहुत आपने शायद कभी ना देखा हो कि इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन ये एक प्रॉपर कोटेशन है। और ब्लॉक कोटेशन या बॉक्स कोटेशन है, इसको इस तरह से एक ब्लॉक बनाया जाता है, एक अलग हिस्सा पेपर के अंदर बना दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है। ये नहीं है कि इसके इर्द गिर्द कोई आपने कोई बॉर्डर लगा देना है, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, सीधा सीधा लिखें बस। ब्लॉक कोटेशन इस तरह से लिखी जाएगी, इसी तरह से टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के नीचे जाके आपकी कोटेशन आ जाएगी और ये फिर कोटेशन अपने असल फॉर्मेट में लिखी जाएगी। यानी यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप स्लैश डाल के तो इसको कंटिन्यू कर दें, नहीं, ब्लॉक कोटेशन के अंदर आप स्लैश नहीं लिख सकते, आपने लाइन ब्रेक करनी है, नीचे चले जाए। और बाद औक़ात ये भी होता है कि लाइन जो है अगर बहुत ज़्यादा लंबी है, फर्ज करें ये ऑल इज ऑल जो है ये मार्जिन से बाहर जा रहा था, तो हम इज ऑल को इसी लाइन की नीचे वाली लाइन पे लिख लेंगे, नीचे वाली लाइन पे यानी इस लाइन के सामने इधर ही, और उसके बाद इस लाइन को अगली लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ पे तीसरी लाइन से। लेकिन वो इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए आप देखें कि बस जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हुई लाइन छोड़े। अगर आप कोई दूसरा प्रोज टेक्स्ट लिया हुआ तो वो जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख दें आप, यानी दोनों तरफ से एक जितना गैप छोड़ा हो, ये नहीं हो कि इधर से छोड़ दिया और इधर से बिल्कुल एंड तक लाइन के मार्जिन तक ले जाएं, मार्जिन तक नहीं, जहाँ तक तकरीबन होगा आप इस एक ब्लॉक बना होगा यहाँ तक लिखें, अगली लाइन फिर उसी तरह से। प्रोज और पोइट्री दोनों के टेक्स्ट लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। प्रोज में आपने लाइन को ब्रेक वहीं करना है जहाँ पे आप अपनी ब्लॉक की लिमिट लगाई हुई है, यहाँ पे ब्लॉक हमारा खत्म होगा, यहीं से लाइन को खत्म करके बाकी लफ्ज जो है वो आगे लिख देंगे। अब हम डैफोडिल्स की थीम्स और उनसे रिलेटेड कोटेशंस इनको डिस्कस करेंगे। तो थीम्स क्या चीज़ है कि कौन सा आइडिया है जिसके ऊपर जो इस नज़म में हमें बताया गया, उसको थीम्स कहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये वो थीम्स मैंने लिखे हैं जो इस नज़म में मौजूद हैं और हमारी टेक्स्ट बुक ने बताए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं कि ये थीम्स हैं, इनके ऊपर बात की गई है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पढ़ाया जाता है कि थीम क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है, और थीम को मद्देनज़र रख कर अगर हम नज़म को पढ़ेंगे तो कितनी समझ आएगी। यहाँ पे समझ वाली जो बात है उसका काम ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे सिर्फ नंबरों के लिए सीधा सीधा बच्चों से कहा जाता है कि हम इसका ये समरी लिखी है, इसको रट्टा लगा लो, बस कोई होगा जो समरी का तर्जमा करवा देगा, हालांकि कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर रट्टा ही लगाना है तो फिर जैसे मर्जी लगाओ। तो इस तरह का लिखा हुआ है जी, पहला थीम है, ये किताब से मैंने ली है, ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत का हुस्न, इसके ऊपर बात की गई है। तो डैफोडिल्स में डेफिनेटली वो खूबसूरती की बात ही करता है, फूल खूबसूरत थे, डांस खूबसूरत था। द पावर ऑफ मेमोरी, मेमोरी हाफजे की ताकत, ये अगर चीज़ें याद रहें तो वो आपको क्या क्या करवा सकती हैं, तो उसके ऊपर ये एक थीम है इसका। सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन, तन्हाई को आमतौर पे हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है, लेकिन तन्हाई जो है वो एक ज़रिया हो सकता है आपका, आप लोगों से कनेक्शन का। आप तन्हा बैठे दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनसे सोचते हैं, फिर उस पर अमल कर गुजरते हैं, तो वो आपका एक कनेक्शन कायम हो गया। तो सॉलिट्यूड और कनेक्शन आपस में एक कंबाइंड थीम है कि तन्हाई होगी और फिर इंसान कनेक्ट हो जाता है।
तो वर्ड्सवर्थ भी तन्हाई में वापस उसी वाक़े के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, खुश होता है, और खुश इंसान जो है वो सोसाइटी के लिए कम खतरनाक होता है। और चौथा और लास्ट थीम है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। जज्बाती और रूहानी जज्बाती और रूहानी अपलिफ्ट, हौसला। तो इसके ऊपर मैंने कुछ कोटेशन सर्च आउट की हैं, हम उनको देख लेते हैं। आपको कहीं पे भी सूटेबल लग जाए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कोटेशंस और इनकी बारे में बता देता हूँ। तो गैरी स्नाइडर एक पोएट है, उसने लिखा है जी नेचर इज़ नॉट ए प्लेस टू विजिट, इट इज़ होम। नेचर कोई जगह नहीं है कि जाके सैर करके आए आप, ये आपका घर है, आप इसके अंदर रहते हैं, आप हर जगह पे नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। गैरी स्नाइडर ने ये बताने की कोशिश की है। ये नहीं है कि आप नेचर का करना ही है तो आप मरी ही जाएंगे या गलियात और उधर नॉर्दर्न एरियाज में ही जाएंगे तो आपको नेचर नज़र आएगी। नेचर है तो आप सुबह सुबह उठ के बाहर निकल जाएं, नेचर कहीं ना कहीं आपको आपकी खूबसूरती दिखाएगी, परिंदे चहचहा रहे होंगे। इसके बाद है जी दूसरा जी इन एवरी वॉक विद नेचर वन रिसीव्स फार मोर देन ही सीक्स, जॉन म्यूर। तो जॉन म्यूर जो है एक राइटर है, पोइट भी है, इसने भी लिखा ये कि जी नेचर के साथ जब भी मैं सैर करता हूँ तो मुझे मेरी ज़रूरत से मेरी तलब से ज़्यादा मिल जाता है। यानी नेचर बहुत कुछ ऑफर करती है। जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं खुश होता हूँ, और ये रोमांटिक पोइट्स मैंने अपनी वीडियो में आपसे बताया भी था कि रोमांटिक पोइट्स जो थे वो खुशी फाइंड आउट करते थे इसमें से। द पावर ऑफ मेमोरी, हाफजे की ताकत। मेमोरी इज द डायरी वी ऑल कैरी अबाउट विद अस। ऑस्कर वाइल्ड आयरिश राइटर था और बहुत ज़बरदस्त इसकी राइटिंग्स है। तो इसने लिखा है जी मेमोरी इज द डायरी वी ऑल कैरी अबाउट विद अस। डायरी वो चीज़ होती है, इंसान अगर किसी ने कभी कोई डायरी लिखी हो, डायरी वो चीज़ होती है कि आप उसको ज़िंदगी में कभी भी बाद में कभी भी पढ़ेंगे आपको खुशी होगी। तो वो मेमोरी को डायरी कह रहा है कि ये वो चीज़ है जो आप पढ़ते हैं तो फिर आप अपने साथ रखते हैं, कुछ भी नोट कर रहे हैं, और बाद में जब वो आप उसको पढ़ेंगे तो खुशी होगी। सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन, तन्हाई और फिर ताल्लुक, कनेक्शन हो जाना। तो यस्टरडे इज बट टुडे इज मेमोरी, ये हो सकता है कि मेमोरी के साथ भी कनेक्ट कर जाए, लेकिन आगे यहाँ पे देखिए एंड टुमारोज टुडेज ड्रीम, और आज का दिन जो है ये कल का ख्वाब है। जो कल आएगा वो आज के दिन का ख्वाब है, आज हम जो ख्वाब देख रहे हैं वो कल होगा। तो ये एक फ्यूचर के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। तो ये हो सकता है, ये खलील जिब्रान इन्होंने लिखा था ये। इसके बाद जोसेफ कैम्बल है, ये लिखते हैं, ये एक राइटर थे। The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe, to match your nature with nature. जिंदगी का मकसद ये है कि आपका दिल जो है वो कायनात के साथ धड़के। इस कायनात के साथ धड़कने से मुराद वो है कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सीख लें, आप कायनात को समझ लें, आपका दिल उसके लिए धड़के। और नेचर जो है, आप अपनी फितरत को दी नेचर, नेचर को कैपिटल एन से लिखा हुआ है, वो फितरत जो गवर्निंग साइंस है, जो अल्लाह का कंट्रोल है यूनिवर्स के ऊपर, उसको नेचर कहेंगे। अल्लाह का जो सिस्टम है उसको नेचर कहेंगे। तो नेचर को नेचर के साथ मिला के चलाएं, जोसेफ कैम्बल ने ये कहा था। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, जज्बाती और रूहानी हौसला, हिम्मत अफजाई। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के नाम से बहुत दुनिया वाकिफ है। ये कोई ऐसा एक बहुत बड़ा साइंसदान था। तो वो ये कहता है कि नेचर के अंदर गहराई से देखो, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। नेचर की स्टडी करो, नेचर के बारे में गौर करो। तो बहुत सारे लोग हैं जो पोइट्री और लिटरेचर को बेकार समझते हैं, हालांकि
पोइट्री और लिटरेचर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आता है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंस की बेस है। यानी जो लोग अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, वो अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पोएम समरी। एक नज़म की समरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो पहली चीज़ है कि लेंथ इसकी 150 से 200 लफ्ज़ों की होनी चाहिए। हमारी एक एग्ज़ाम शीट जो होती है उसके ये 1 से 1.5 पौने 2 इतने पेज बनते हैं, 1.5 तक काफ़ी होगा। और फिर ये चीज़ याद रखनी है, ओपनिंग जो है ना, पहली लाइन जो होती है इसकी, उसमें नज़म का टाइटल और शायर का नाम दोनों लिखने हैं हमने, किसी तरह से भी दोनों लिखने हैं। इसके बाद बड़े एलिमेंट्स कौन से हैं? पोएम के जितने भी थीम्स हैं, 1 हैं, 2, 3, 4 हैं, उनको, या पोएम का पूरी का जो मैसेज एक बनता है वो, या इसका आइडिया क्या है, क्या क्या ख्यालात इसमें बताए गए, उन चीज़ों को आपने डिस्क्राइब करना है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी कि हम पूरी नज़म की बातें लिख लें, यानी जिसको हमने पैराफ्रेजिंग किया कहा है ना, जो मैंने पहले पिछली वीडियो बनाई हुई थी, वो पैराफ्रेजिंग, उसको, उस वीडियो को दोबारा देखें, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बात क्या की गई हुई है, कैसे उसको रिफ्रेज करके हमने एक फ्रेज की शक्ल में लिखना है, वो प्रोज की शक्ल में लिखना है। पोएट्स फीलिंग्स आर पर्सपेक्टिव, और शायर ने क्या महसूस किया है, उसने किस नजरिए से इसको लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखते हैं लैंग्वेज कैसी हो। क्लियर फॉर्मल लैंग्वेज, साफ, वाजे और फॉर्मल लैंग्वेज हो, रस्मी जुबान। ये होती ये है कि इसके लिए आपकी आसानी के लिए ये है कि डोंट नहीं लिखना, डू नॉट लिखना है। इस तरह के लफ्ज डोंट, डिडंट, डजंट, आइल, ये इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी, पूरा पूरा लिखना है पूरे स्पेलिंग्स के साथ। आई एम लिखना है आई एम लिखने की बजाय, तो फिर आपकी लैंग्वेज ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगी, क्लियर हो, अपनी जो बात करनी है वो आसान हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ना बनाए जाएं, तो सीधी सिंपल ये बात है। ये एक आपके लिए टिप भी है कि आप ऐसा लिखें, इससे सेल्फ राइटिंग भी आएगी, आपको समझ भी आएगी, चीज़ों को समझना सीखेंगे। नेक्स्ट है जी, रेफरेंसेस फ्रॉम पोएम्स एज इनलाइन कोटेशंस। उसी नज़म के अंदर से कुछ एक दो सेंटेंसेस, एक दो कोटेशन से लिख लेनी है और उनको इनलाइन कोटेशन की सूरत में लिखना है, जो मैंने अभी पहले बताया है। फिर वन रेलेवेंट ब्लॉक कोटेशन फ्रॉम ए क्रिटिक, राइटर, पर्सन ऑफ विट, किसी भी मशहूर शख्सियत की कोई रेलेवेंट, इस लेसन से, इसके थीम से जो रिलेट करती हो, ऐसी कोटेशन ब्लॉक कोटेशन की सूरत में लिखें। कनेक्ट द पोएम्स मैसेज टू यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, नज़म का जो पैगाम है उसको बताएं कि ये सारे इंसानों के लिए, यूनिवर्सल, सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के इंसानों का एक्सपीरियंस है। शायर को खुशी हुई थी, सब इंसानों को होगी। फिर कंक्लूड विद पोएम सिग्निफिकेंस, कि नज़म की अहमियत क्या है, ये हमें क्या बताती है, उसके साथ आपने इसको ख़त्म कर देना है। और आखिरी फाइनल शक्ल एक फ्लोइंग पैराग्राफ की होनी चाहिए, इसमें हेडिंग्स नहीं होंगी, इसमें कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं होंगे, इसमें कोई लिस्ट वगैरह नहीं होगी, एक सीधा सीधा लिखा हुआ पैरा होगा। एक होना चाहिए, दो भी लिख सकते हैं हम, एक बॉक्स कोटेशन इसके अंदर डालेंगे, ये ब्लॉक कोटेशन डालेंगे तो ये कट के खुद ही दो हिस्से हो जाती है, तो इसलिए एक फ्लोइंग पैराग्राफ ये इनफ होता है समरी के लिए। डैफोडिल्स की समरी की एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको मैं जो मैंने आपको बताया है वो साथ में डिस्क्राइब कर दूंगा। डैफोडिल्स captures William Wordsworth's enchanting encounter with a host of golden daffodils beside a lake। यानी नज़म डायरेक्टली शुरू कहाँ से की, जहाँ से वो नज़म शुरू हुई है वहीं से समरी शुरू होगी, यानी वो पूरी स्टोरी सुनानी है, उसके अंदर बताना है साथ में थोड़ा सा, यानी जो हमने पैराफ्रेजिंग की थी वही है, उसी को ही समरी समझ लें आप। तो डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के
एन्चांटिंग का एनकाउंटर को, जो उनका आमना सामना हुआ था एक मशहूर कुन, जिसमें वो जैसे उस पे जादू हो गया हो, इस तरह का उसने महसूस किया था, विद ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल्स के एक मजमूए के साथ जो उसका आमना सामना हुआ, बिसाइड ए लेक, एक झील के पास। कोई चीज मिस तो नहीं की, कोई नई खुद से तो नहीं डाली। ड्यूरिंग ए सॉलिटरी वॉक, अकेले तन्हा फिरते हुए, जिसको उसने बादल के साथ बताया है कि जी क्लाउड की तरह से अकेला तन्हा फिरते हुए, द स्पीकर डिस्कवर्स, स्पीकर यानी आई यानी शायर, जो बोलने वाला देखता है, दरियाफ्त करता है, काउंटलेस फ्लावर्स डांसिंग इन द ब्रेज, लातादाद फूल हैं जो ब्रीज में, हवा में रक्स कर रहे हैं। तो लातादाद के लिए भी वहाँ पे लिखे हुए थे 10,000 उस टाइप की चीज़ें, और कंटिन्यूस है स्टार्स, ये सारी चीज़ें इसलिए बताने के लिए कि ये काउंटलेस थे, गिने नहीं जा सकते थे। क्रिएटिंग ए स्पेक्टेकुलर नेचुरल सीन that outshines even the sparkling waves nearby। तो वेव्स का जिक्र भी हो गया कि वो भी ठीक थी, लेकिन ये उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, कि एक ऐसा ज़बरदस्त कुदरती मंजर बना जो आउटशाइन कर देता है, जिसने शिकस्त दे दी, मात दे दी, ज़्यादा चमकदार था स्पार्कलिंग वेव्स से, चमकदार लहरों से जो पास ही थी। एज नोटेड बाय लिटरेरी क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड, तो मैथ्यू आर्नल्ड एक बहुत मशहूर क्रिटिक है, इसने स्पेसिफिकली वर्ड्सवर्थ की बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, तो हमने उसकी एक ब्लॉक कोटेशन वहाँ से उठाई है और इधर लिख दी है। Wordsworth's poetry is great because of the extraordinary power with which he feels the joy offered to us in nature। वर्ड्सवर्थ की शायरी अजीम है क्योंकि उसमें गैर मामूली ताकत है उसकी शायरी में, with which he feels, जिसके साथ वो महसूस करता है दी जॉय उस खुशी को, ऑफर टू अस इन नेचर, जो हमें नेचर में मिलती है, यानी नेचर जो हमें खुशी देती है उसके साथ वो लिखता है, तो उसकी पोइट्री जो है वो ग्रेट हो जाती है। तो यहाँ पे ही जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिटरेचर में कहीं पे भी ये स्क्वायर में कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये लफ्ज़ राइटर ने खुद नहीं लिखा था, लेकिन इसके बगैर, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पे राइटर ने ये लफ्ज़ खुद नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस लफ्ज़ को अगर इधर से निकाल दिया जाए, ये किसी तरीके से भी मिसिंग था, पुराने दौर की किताबें होती थी, तो हो सकता है जैसे आजकल भी किताबों में गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये भी कोई गलती है, कोई मिसिंग है, तो जब उसको कोटेशन के तौर पे लिया जाता है तो फिर वो लफ्ज़ खुद डाल दिया जाता है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये समझ आ जाए कि ये लफ्ज़ राइटर ने खुद नहीं लिखा हुआ था, ये हमने ऐड किया, ताकि ये इसकी क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ पे देख लें कि ये इस ब्लॉक कोटेशन की वजह से, अब अगर आप इसके नीचे दोबारा मैथ्यू आर्नल्ड लिखना चाहें ब्रैकेट्स में तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऊपर ऊपर लिख दिया तो इनफ हो गया। दोनों जगहों में से एक जगह पे लिखना लाजमी है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने इसके बारे में कहा है और ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, तो जो इसको रेलेवेंट बनाती है। इसके हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। The poem beautifully demonstrates this through lines like they stretched in never-ending line along the margin of a bay, painting a vivid picture of nature's boundless beauty। तो वहाँ तक वो हो गया कि नेचुरल सीन था, उसके बाद हमारा कोटेशन आ गया, उसके बाद नज़म जो है वो खूबसूरती के साथ मुजाहरा कर रही है, दिखा रही है इन लाइनों के ज़रिए से, लाइनों में यानी ब्यूटी को दिखा रही है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, फूलों के बारे में बताया कि वो ख़त्म ही ना होने वाली थी, इतने ज़्यादा थे, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे। और ये मैंने आपको बताया था कि स्लैश जो है ये पोइट्री की लाइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कैपिटल ए ही लिखेंगे क्योंकि अगली लाइन में ए कैपिटल ही था, आप इसको चेंज करके स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। अगर इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ा जाए, दिस स्ट्रेच इन ए नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, कि वो बे के किनारे के साथ साथ नेवर एंडिंग
लाइन एक ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। पेंटिंग ए विविड पिक्चर ऑफ नेचर्स बाउंडलेस ब्यूटी, तो एक वाज़ेह तस्वीर बना रहा है जिसमें नेचर की ब्यूटी जो है, हुस्न जो है वो बाउंडलेस है, हद नहीं है, बहुत ज़्यादा है, नेवर एंडिंग जो मतलब इम्प्लाई कर रहा है। इसके बाद द फ्लावर्स मेक सच डीप इम्प्रेशन दैट लेटर when the poet is alone and thoughtful. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. तो इसके बाद जब भी शायर, ये फूल उसके ऊपर एक ऐसा गहरा असर छोड़ते हैं कि बाद में जब भी शायर अकेला कुछ सोच रहा होता है, और वो उसको रेफरेंस में ब्रैकेट्स में दिया है, ब्रैकेट्स हमेशा एक जो कर्व ब्रैकेट्स हैं या जिन्हें हम छोटे ब्रैकेट कहते हैं, इनके अंदर जब भी लिखा जाएगा तो इसका मतलब होता है कि ये उससे पहले जो बात की गई है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी अलोन और थॉटफुल को एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है कि ये राइटर ने खुद लिखा, ये कोटेशन है, इन लाइन कोटेशन। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब अक्सर मैं अकेला अपने काउच पे लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, जब फारिग होता हूँ या सोच विचार के मूड में होता हूँ। द मेमोरी ब्रिंग्स हिम जॉय एंड मेक्स हिज हार्ट डांस विद द डैफोडिल्स। यहाँ पे समरी जो नज़म है उसका टेक्स्ट खत्म हो जाता है कि ये याद जो है उन फूलों की, जो याद है उसके लिए खुशी लेके आती है, और उसका दिल जो है वो डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। उसके बाद वो ह्यूमन एक्सपीरियंस और वो कंक्लूजन वो आ जाएगा सारा इकट्ठा। थ्रू दिस सिंपल येट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, इस सादे लेकिन अजीम तजर्बे ने, वर्ड्सवर्थ shows how nature's beauty can bring lasting happiness and comfort in moments of solitude. इन सादा लेकिन अजीम तजर्बे से वर्ड्सवर्थ ये बताता है कि फितरत का हुस्न जो है किस तरह से हमेशा रहने वाली खुशी दिला सकता है और सुकून दे सकता है इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई के लम्हात में। समरी की सेकंड एग्जांपल है, तो रिकॉल कर लें कि पूरी पैराफ्रेजिंग यूज़ करनी है, कम से कम जो जो एलिमेंट्स उसके अंदर आए हैं, जो जो बातें उसके अंदर हैं वो पूरी हो जाएं, और उनके अंदर कोटेशंस और मज़ीद कुछ डिस्क्रिप्शंस अगर हो सकें तो वो कर दें। तो इसको हम आसान लफ्ज़ों में समरी कहेंगे। पहली एग्जांपल जो थी वो तकरीबन 150 अल्फाज की थी, ये तकरीबन 170-75 अल्फाज हैं। तो यही रेंज मैंने आपको बताई थी कि 150 से 200 तक लफ्ज़ होने चाहिए। तो अब इसको देखते हैं क्या है। और पहली लाइन में जैसे आपको बताया था कि नज़म का नाम और पोएट का नाम लिखना चाहिए। Daffodils by William Wordsworth presents a magical moment where the poet discovers a vast field of golden flowers that changes his life forever. ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसने तकरीबन पूरी नज़म का अहाता कर दिया कि वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स जो पोएम है वो एक प्रेजेंट करती है एक मैजिकल मोमेंट, एक जादुई लम्हा, जहाँ पे शायर जो है वो सुनहरे फूलों का एक बहुत बड़ा खेत देखता है, या जहाँ पे उगे हुए हैं वो देखा उसने, दैट चेंजेस हिज लाइफ फॉर एवर, जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो उसकी ज़िंदगी क्या बदली कि जब भी उसे याद आएंगे वो खुश होगा। तो तकरीबन ये सेंटेंस जो है क्लियरली पूरी पोएम को कवर करता है। फिर भी आगे देखते हैं क्या है। Just as one might feel joy spotting the first spring flowers in one's gardens, Wordsworth is overwhelmed by the sight of countless daffodils dancing in the breeze. बिल्कुल जैसे कोई भी इंसान अपने बाग में बहार के पहले फूल देखकर खुशी महसूस करता है, वर्ड्सवर्थ भी ओवरवेल्म्ड हो गया, बहुत खुश हुआ उस तादाद डैफोडिल्स की मंजर से जो कि ब्रीज में डांस कर रहे थे। तो मेन आइडियाज जो हैं, मेन वर्ड्स जो हैं, डांसिंग है, ब्रीज है, तो वो आ गया। द रिनाउंड क्रिटिक C.S. लुइस, ये लफ्ज़ नाम है, ये ब्रिटिश नाम है, लुइस लफ्ज़ है, लीवस नहीं है। C.S. लुइस once remarked, C.S. लुइस ने कहा था,
What Wordsworth did for us was to express in words a joy in nature. वर्ड्सवर्थ ने हमारे लिए जो किया वो ये था कि लफ्ज़ों में खुशी को बयान कर दें, जो नेचर में आपको खुशी मिलती है उसको लफ्ज़ों में बयान कर दें, दैट वी ऑल सीक्रेटली फील बट स्ट्रगल टू डिस्क्राइब, जिन्हें हम सब अंदरूनी तौर पर, खुफिया तौर पर महसूस तो करते हैं लेकिन बताया नहीं जा सकता, स्ट्रगल करते हैं कि डिस्क्राइब करने में। तो उसने डिस्क्राइब कर दिया, ये उसका मास्टरपीस है या ये उसका आर्ट है। This joy burst through in vivid lines. ये खुशी फूटती है वाज़े खूबसूरत लाइनों में, लाइक अब ये इन लाइन कोटेशंस हैं, टेक्स्ट की आ जाएंगी। ये ब्लॉक कोटेशन है C.S. लुइस की और ये टेक्स्ट की कोटेशंस हैं, इन लाइन आएंगी। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance. तो ये क्या कर रहे हैं कि विविड हैं, क्लियर हैं, इनको पढ़ लें तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एम्बिगुअस हो जाएगी, क्लियर नहीं रहेगी। शोइंग अस द लाइवली मूवमेंट ऑफ द फ्लावर्स, और वो फूलों का वो खूबसूरत मंजर, वो लम्हा हमें दिखा रहे हैं ये दोनों लाइन्स में। The poet's deep connection to this scene is beautifully captured when he writes. और नेचर के साथ उसका जो गहरा ताल्लुक है, इस मंजर के साथ जो उसका गहरा ताल्लुक है, यानी ताल्लुक क्या बना है वो बताता है कि जब मुझे याद आता है तो मैं खुश होता हूँ, वो खूबसूरती से इन लाइनों में बता दिया। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. और फिर जब वो मंजर याद आता है, यानी याद आने की बात यहाँ पे मैंने आपको शायद बताई है, जी हाँ कह दी है, तो याद आता है तो फिर दिल जो है खुशी से भर जाता है और इन डैफोडिल्स के साथ रक्स करता है, suggesting that just like a cherished memory of the Eid celebrations can bring a smile later, these flowers become a lasting source of happiness. और ये बताता है कि जिस तरह से आपको किसी अपनी बचपन की ईद की मेमोरीज जो हैं, कुछ यादें जो हैं वो खुश करती हैं, ये मंजर भी बाद में खुश कर सकता है। आप भी वर्ड्सवर्थ वाली फीलिंग ले सकते हैं अगर आप अपने बचपन की ईदों को याद करें। These flowers become a lasting source of happiness. ये फूल जो हैं एक पायदार, एक हमेशा रहने वाला जरिया बन जाएंगे खुशी का, या बन जाते हैं। और उसके बाद फिर वही लास्ट लाइन, इसका कनेक्शन है ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ। द पोएम टीच अस दैट नेचर सिंपल गिफ्ट्स कैन बिकम ट्रेजर्ड मेमोरीज। ये नज़म हमें सिखाती है कि नेचर के सादा से तोहफे या तोहफ़े जो हैं वो खजाने बन सकते हैं, खजानों वाली यादें बन सकती हैं, दैट ब्राइटन आवर डार्केस्ट डेज, जो हमारे तारीक दिनों को भी चमका देंगी। ये इसका फ़ायदा है, और वो एंड वाली लाइन जो है उसको यहाँ पे बयान किया गया, तो ये हमारी समरी होगी। तो इन दो समरीज में से ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दी हैं, आप खुद लिखने की कोशिश करें, पोएम आपके पास है, कोटेशंस मैंने आपको दे दी हैं, खुद अपनी इंग्लिश में लिखें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, टीचर्स वहाँ पे आपकी मदद करने के लिए कि आप सीखें, तो आप खुद कोशिश करें। शॉर्टकट जो है वो लेना जो है वो आपके फ़ायदे में नहीं रहेगा। वीडियो के आखिर पे ये एक इजाफी पेज है जिसको आप पॉज करके पढ़िए और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप सीख सकेंगे कि जो कोट्स हैं, जो कोटेशंस हैं वो कहाँ पे और कैसे डालनी है। ये स्टूडेंट्स का एक मेन कंसर्न होता है कि कोटेशन तो हमने निकाल ली है, मिल गई है, गूगल करके निकाल दी है, थीम्स हमें किताब ने बता दी, अब वो लिखनी कहाँ पे है, कैसे हैं। तो मैंने जितनी भी कोटेशंस आपको दी हैं वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे डाल दी हैं। ये इससे ये समरी नहीं रहेगी, आप इसको लिखेंगे तो इसके ऊपर क्रॉस लगेगा, लेकिन सिर्फ इसके बनाने का, बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी कोटेशन को किस तरीके से इसके अंदर लिख सकते हैं। तो एक सरसरी सी रीडिंग कर देता हूँ, बाकी आप देखिएगा। यहाँ देखें, ये तकरीबन एग्जाम्पल 1 है, उसके अंदर मैंने सारी की सारी कोटेशंस फ्यूज कर दी हैं।
This echoes Gary Snyder's sentiment that nature is not a place to visit, it is home. गैरी स्नाइडर की जो मैंने आपको कोटेशन दी थी वो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कि जब आप नेचर की कहीं पे भी बात करें, नेचर शुरू में ही आता है उसका जिक्र, तो जहाँ पे बात करें तो उसके साथ उसके लिए इस तरह का सेंटेंस बना के लिखते हैं, गैरी स्नाइडर सेज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्रिएटिवली, ठीक है, ये एको करता है, यानी दोबारा हमें याद आती है गैरी स्नाइडर की बात कि नेचर जो है वो एक जगह नहीं है सैर करने के लिए, ये हमारा घर है। Suggesting that for Wordsworth this natural setting is a place of deep connection and belonging. इसके बाद इस दूसरा आ जाता है They stretched in never ending line, ये तो टेक्स्ट की कोटेशन है, नज़म के अंदर से कोटेशन है। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, नेचर का सीन था वो डैफोडिल्स का जो सीन है, उसके बाद आप ये एक ऐड कर सकते हैं, a scene that John Muir would surely agree with, या जॉन म्यूर वुड से या हैड सेड, इस तरह के लिख दें। In every walk with nature one receives far more than he seeks, के नेचर के अंदर वॉक से इंसान अपनी तलब से ज़्यादा चीज़ें सीख जाता है। The flowers make such a deep impression that later, अब फ्लावर्स की बात हो गई, उसका उनकी यादें बन गई, that when the poet is alone and thoughtful, फिर वही far off when I on my couch I lie, ये टेक्स्ट की कोटेशन है। The memory brings him joy, अब joy की बात हो रही है, और and his heart dances with the daffodils. This lasting impact of natural world, यानी अब उन उसकी मेमोरी का, नेचर का जो असर है, जो यादें हैं, उनके बारे में बात की गई। This lasting impact of natural world on the speaker's memory is beautifully captured by Oscar Wilde's observation. Oscar Wilde इसके बारे में कहता है, memory is the diary we all carry about with us. मेमोरी वो डायरी है जो हम अपने साथ लिए फिरते हैं, यानी डायरी जो है वो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, सोर्स ऑफ रिकलेक्शन होता है कि आपकी यादें उसमें रहती हैं। Indeed, the memory of the daffodils becomes a source of inner joy. इनर जॉय की बात, खुशी की बात मेमोरीज के साथ रिलेट करके द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ये लेसन में से ले लिया। तो उसके बारे में ये एक ब्लॉक कोटेशन है जो जोसेफ कैम्बल ने लिख दी, वो है जी, The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe, to match your nature with nature. ये एक जनरल कोटेशन है कि आपको नेचर के मुताबिक जिंदा रहना चाहिए या नेचर के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। तो इसको जहाँ पे भी आप नेचर का जिक्र आ जाए और वहाँ पे इसको आप इस कोटेशन को लिख सकते हैं। इसके बाद आज आप नेक्स्ट आ जाता है हमारा Wordsworth shows how nature's beauty as Matthew Arnold suggests. मैथ्यू आर्नल्ड की जो है वो कोटेशन जो थी वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र हो गया, तो खलील जिब्रान की आ जाती है। यस्टरडेज, ये कनेक्शन की बात है, इंसान की मेमोरी और कनेक्शन उसका। यस्टरडे इज बट टुडेज मेमोरी एंड टुमारो इज टुडेज ड्रीम, ये उसका कनेक्शन है ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ। इसके ऊपर खलील जिब्रान की कोटेशन आ जाती है, ये बिल्कुल एंड पे ही कहीं पे आएगी अगर आप लिखना चाहें, लेकिन याद रखिएगा एक ब्लॉक कोटेशन जो फॉरन हो, और उसके अलावा टेक्स्ट की 2 या 3 कोटेशंस टेक्स्ट के अंदर से वो लिखनी काफ़ी होती हैं। उससे ज़्यादा लिखेंगे बुरा लगेगा, जैसे आप इसी को नोट करके देख लें, इसको समझ ही नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा कोटेशन होंगी, और दूसरा ये बुरा लगेगा। और कोटेशन आप वो एक वीक मार्क, एक ज़ख्म की तरह से लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं जिसको उन्होंने गौर से देखना है। कोटेशन जो है अलग से राइटिंग लिखी होगी, उसको चेकर जो है वो एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा गौर से पढ़ेगा, और वहाँ पे फिर गलतियाँ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोटेशंस मुनासिब होनी चाहिए, एक ब्लॉक कोटेशन लिखें, 2 टेक्स्ट की कोटेशन लिखें, इनफ है।
तो आइंस्टाइन की कोटेशन जो है वो ओवरऑल इस पोएम के ऊपर आ जाती है। आप इसको शुरू में कहीं पे डाल दें, इसको एंड पे कहीं पे डाल दें, क्योंकि शुरू में हमने इसका कंक्लूजन टाइप या इसका इंट्रोडक्शन देना होता है, तब भी लिखा जा सकता है। एंड पे कंक्लूजन है इसका कि हमने सीखा क्या इससे। तो वो बेहतर तरीका है कि आइंस्टाइन जो है वो अब बता दे, उसकी कोटेशन दे दे कि हमने इस नज़म से क्या सीखा। हमने इस नज़म से सीखा, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। नेचर को गहरा मुताला करो, फिर आपको हर चीज़ बेहतर तौर पर समझ आएगी। आइंस्टाइन की कोटेशन है। तो प्लेस क्या होती है, कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे है ये, इसके लिए सेंटेंस के थोड़ा सा बनाना पड़ता है। इट इज एन इलस्ट्रेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय एकोज, ये जो जितने मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं इनको एग्जाम्पल के तौर पे लें, इनके अंदर अपनी कोटेशंस लिखें। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, कोटेशंस सिर्फ ब्लॉक कोटेशन एक ही लिखें, और टेक्स्ट के अंदर की कोटेशंस जो हैं वो तो या की तो ज़्यादा से ज़्यादा